सर स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। एक भारी जंग चल रही है। इसको लेकर के तरह तरह का खबर मीडिया में भी आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं हमारे बीच में उपस्थित। उन लोगों का कुछ सवाल है इस विषय को लेकर के। जी। एक विस्तार चर्चा सब कोई सुनना चाहते हैं, कुछ विषय पर जानना चाहते हैं। तो उनका जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अभी वास्तविक स्थिति क्या है युद्ध की। कौन मजबूत स्थिति में है, ये युद्ध कितना दिन तक और चलेगा, इस तरह का सवाल है। तो इस पर आप अपना बात रखें। हम्म। सबसे पहले मुझे लगता है कि युद्ध जो है ना, वो बहुत भीषण, बहुत दर्दनाक और दिलों को, परिवारों को और पूरी मानव सभ्यता को बहुत पीछे धकेल देने वाला एक प्रक्रिया है। हम लोग टीवी में देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, मैंने एक तरह से मजा भी आ रहा है कि यहाँ से मिसाइल मार रहा है, वहाँ से प्लेन आ रहा है, ऐसा एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है। लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। ईरान में एक स्कूली बच्चियों के एक स्कूल में वहां पर बम फेंका गया, 165 बच्ची मारी गई। अभी जो डेथ टोल आ रहा है उसमें 1000 से ऊपर ईरानी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी सेना भी मारे जा रहे हैं, उधर में सऊदी में, कतर में, इजराइल में, तेल अवीव में एकदम लगातार वहां पर मिसाइल गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, खून बह रहा है। इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन ज्यादा मैंने भारी पड़ रहा है किस पर। इसके लिए तो अलग अलग बयान आ ही रहे हैं। ईरान, एक चीज खाली सिर्फ कह सकता हूं कि ईरान जो है वो तो अमेरिका के खिलाफ में या इजराइल के खिलाफ में या वो लोग के और भी कई सहयोगी देश है, इसके खिलाफ तो जीत नहीं सकता है, अकेला देश लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का जो प्लानिंग था वो प्लानिंग फेल होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो सोचा था कि 2-3 दिन में वहां तख्ता पलट हो जाएगा और वहां सारा चीज वो कब्जे में ले लेगा, जैसे वेनेजुएला में किया, वो चीज सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान के लोग, उसकी बहुत लंबी परंपरा रही है, लंबा इतिहास रहा है कि वो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाके हैं। इसीलिए वो इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे और वो शहादत को वो लोग बहुत गौरव के साथ देखते हैं। इसीलिए ईरान में अभी लड़ाई चलेगी। अगर इस बीच में समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। सर हम लोग का दूसरा सवाल है कि ईरान तो एक कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र है। वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। वो किसी को भी डराना धमकाना ये चलता था। तो इस पर और खास करके कुछ दिन पहले ही वहाँ की जनता ने उसके सरकार के खिलाफ में बगावत किया था। तो वहाँ के जो खamenei साहब जो थे, उन्होंने उन्होंने तो उन पर मतलब हजारों लोगों को वहाँ पे मार दिया, गोलियां चला दी। तो ये तो गलत कर रहा था ईरान की सरकार। तो उस जगह पर अमेरिकी और इजराइल हमला किए, ये तो सही ही किए ना। आपका क्या कहना है इस। देखिए बात यहाँ पर है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ, सचमुच मान लेते, क्या वो बात कुछ हद तक सही भी है कि ईरान का जो अभी रेजिम है, खामेनी का जो शासन था, वो बहुत हद तक उसमें बहुत सारी चीज जो है वो गलत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मान के चलिए किसी भी देश में कोई भी शासक अगर गलत होता है, उसे चेंज करने का, उसे परिवर्तित करने का अधिकार सिर्फ उस देश की जनता को है। किसी भी बाहरी देश को, किसी भी साम्राज्यवादी मुल्क को यह अधिकार नहीं है कि वो जाकर के देश में जाकर के वहां पर कब्जा कर ले और फिर वहां का शासन को बदले। ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो अमेरिका जो कह रहा है कि वो, उसका शासन गलत था और ईरान की जनता के लिए वो संघर्ष कर रहा है, ईरानी जनता को इस तरह की बुरी हुकूमत से मुक्ति दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है ना, ऐसे ही कह रहा है ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आज देखिए उसी ईरान में आम जनता के ऊपर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। जिनकी मुक्ति के बाद कह करके अमेरिका इतना संघर्ष करने का दावा कर रहा था, उसी ईरानी जनता को कारपेट बॉम्बिंग करके अभी लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं। आज ईरान में एक एक शहर में लोगों का खून बह रहा है, एक एक बिल्डिंग में, इमारत में, रिहायशी इलाकों में लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है।
तो किसकी मुक्ति के लिए अमेरिका कर रहे थे? ईरानी जनता के लिए? क्या सही में वो ईरानी जो लड़कियां हैं, जो ईरानी महिलाएं हैं, उसकी मुक्ति के लिए वो कर रहा है? तो स्कूली बच्चियों का जो माने जो बच्चियों का जो स्कूल है, वहां पर बम गिराने का क्या उद्देश्य है? अस्पताल में कल बम गिराए हैं, रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि ईरानी जनता के लिए, मुक्ति के लिए, और ईरान के जनता के ऊपर में ही बम बरसाए जा रहे हैं। इसलिए ये बेकार की बात है। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, हम एक एक करके बता रहे हैं। माने हमारे देश में क्रोनोलॉजी शब्द बहुत पॉपुलर है, तो क्रोनोलॉजी पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस बात को लेकर चलते हैं कि अमेरिका का क्या कहना है इस विषय पर, हमला को लेकर के। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर वो लोग बम बना रहे हैं, और किसी भी वक्त वो इजराइल पर या बाकी अरब मुल्कों पर वो हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी वो हमला कर सकता है, मतलब न्यूक्लियर बम है उसके पास। ये बम का खतरा जो है वो बहुत भीषण है, इसीलिए ईरान को रोकना है, इसीलिए उस पर हमला किया गया। तो लोग भागे भागे आए हैं वहां से, जो लोग, ये जो अमेरिका ने जो कहा, तो संवाददाता लोग गए। जो परमाणु बम होने का जो खतरा जब रहता है किसी भी देश में, उसके लिए एक इंटरनेशनल एक जांच एजेंसी है, उसका नाम है IAEA, ठीक है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो उसका जो महानिदेशक है, डायरेक्टर है, उसका नाम है राफेल ग्रॉसी। तो उसके पास लोग पहुंचे कि ईरान तो एटम बम बना रहा है, इस विषय में आप क्या कहने हैं? आप तो इस विषय में अथॉरिटी है, क्योंकि वो एजेंसी अथॉरिटी है पूरे दुनिया में। तो वो राफेल ग्रॉसी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि ईरान एटम बम बना रहा है या बना चुका है, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने उन्होंने खारिज कर दिया इसको। तब अमेरिका बोल रहे हैं कि तब अमेरिका के पास लोग गए, माने ट्रम्प के पास गए। तो ट्रम्प साहब बोले कि नहीं नहीं, वो एटम बम बनाया नहीं है, वो बनाने की प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। उसीलिए उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोगों ने उस पर आक्रमण किया। तब लोगों ने फिर सवाल पूछा कि भाई वो प्रोसेस को रोकने के लिए तो आपने 6 महीना पहले हमला किया था, आपने बम गिराया था, बंकर ब्लस्टर बम गिराया था। तो आपने कहा था कि उससे उसका 100% उसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो खत्म हो गया है। अब आप बोल रहे हैं कि फिर से आप बोल रहे हैं कि नहीं, उसी के कारण से फिर से हमला करेंगे। ये क्या तर्क हुआ? तो ट्रम्प साहब बोले कि नहीं नहीं, वो लोग कुछ कुछ फैसिलिटी वो लोग बनाए हैं, तो उसका एकदम और भी कोई संभावना ही नहीं रहे, इसीलिए हम वहां पर हमला कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर लोगों ने सवाल पूछा उनसे कि अच्छा ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई संभावना बने इसके लिए आपने हमला किया, तो इसी के लिए तो वार्ता हो रही थी। ईरान के साथ अमेरिका की जो वार्ता हो रही थी, इसी विषय को लेकर की वार्ता हो रही थी। तो ईरान ने इस पर भी हामी भर दिया था कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएं या भविष्य में नहीं बनाएं, इसके लिए आप जांच एजेंसी भेजना चाहते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। आप जांच एजेंसी भेजिए और वो आकर के पूरा ईरान में सर्च करें, सर्च करके देख ले, आप निश्चिंत हो जाए कि हम लोग कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाने जा रहे हैं, ये आप निश्चिंत हो जाइए। यही वार्ता चल रही थी और इसी बीच में ही अमेरिका ने हमला कर दिया। जब वार्ता चल रही थी, ईरान ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, इसको हामी भी भर दी थी, और इसी बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया। तो इसका कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक, कोई तर्क अमेरिका के पास नहीं है ईरान पर हमला करने का। बीच वार्ता में, जब एक दिन पहले भी बोल रहे हैं वार्ता जो है वो सेटिस्फैक्टरी रूप से चल रही है, संतोषप्रद रूप से वो चल रही है, इस स्थिति में ईरान पर हमला करने का क्या तुक बनता है? हालांकि अगर दूसरे सिरे से देखा जाए तो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का हक है, जैसे भारत को है, जैसे पाकिस्तान को है, जैसा चाइना को है, जैसे इजराइल को है। ईरान का जो दुश्मन मुल्क है उसके पास एटम बम है, लेकिन ईरान नहीं बना सकता है। ये क्या तरीका है? माने दो दुश्मन में लड़ाई हो रही है, एक को बोल रहे हैं कि भाई आप लाठी लेकर के आप मारपीट कीजिएगा, और एक जन को बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, बिना खाली हाथ तुमको लड़ना पड़ेगा। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। ईरान अगर अपने खुद से, अगर वो एटम बम अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर वो एटम बम बनाए, इसमें तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको साइड छोड़ देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ईरान जब खुद इस वार्ता में शामिल था,
ईरान खुद बोल रहा है कि हम एटॉमिक हथियार नहीं बना रहे हैं, आप सर्च करके देख लो, हम जांच एजेंसी को घुसने का मौका देंगे, फिर इसका कोई तुक नहीं है। पहली बात, ये जब बात सामने आ गई तब ट्रम्प साहब थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक्चुअली बात है कि हम उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो क्षमता है उसको हम नष्ट करने के लिए उस पर हमला किए थे। तो बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक जा करके हमला कर सकता है, ऐसा कोई बैलिस्टिक मिसाइल क्या ईरान बना रहा है? तो उनके जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके जो माने सैन्य जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने खुद ही इनकार किया कि नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास अमेरिका तक मार कर सके ऐसा कोई बैलिस्टिक मिसाइल ईरान नहीं बना रहा है। तो ट्रम्प साहब तो यहां भी माने झूठ बोल गए। फिर उन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ा कि भाई ईरान का जो रेजिम है वो गलत है, ठीक है, ईरान का जो शासन है, शासन व्यवस्था है, वो गलत है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा वही है। मैंने दो उद्देश्य जो बताए थे वो खारिज हो गया। बोले नहीं, उसका जो रेजिम है ना, उसका जो शासन है वो गलत है, उसको हमको हटाना है। ठीक है, चलो उसको हटाना है। तो अमेरिका जो माने उनके जो अपने अधिकारी हैं, माने अमेरिका में जो सुरक्षा माने उसका जो रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक 5 कोणीय एक स्ट्रक्चर है माने अमेरिका में। माने पेंटागन मतलब है उसका जो रक्षा मंत्रालय है, उसका जो ऑफिस है बहुत विशाल ऑफिस है, और वो 5 कोणीय एक स्ट्रक्चर है उस ऑफिस का, इसीलिए उसका नाम पेंटागन है। तो पेंटागन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अधिकारी को कांग्रेस ने बुलाया, अमेरिकी कांग्रेस ने, कि भाई आप लोग तो रिजिम चेंज करने के लिए गए हैं, इसके लिए तो आपको अमेरिकी कांग्रेस, जो अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के खिलाफ युद्ध करने से पहले आपको कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने उससे पूछा, तो पेंटागन के अधिकारी ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई हम लोग का तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, वहां तो रिजिम चेंज करने का कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हम तो वहां गए हैं उसका मिसाइल और उसका आणविक हथियार बनाने का जो कैपेसिटी है उसको खत्म करने के लिए। यहां भी ट्रम्प साहब झूठ बोल गए। इतना जब झूठ बोल दिए, माने वहां अमेरिका में एक चीज अच्छी व्यवस्था है, इस मामले में ट्रम्प साहब हमारे माने मोदी जी से कम भाग्यशाली है। हमारे मोदी जी इस मामले में ज्यादा भाग्यशाली है कि हमारे देश में यहाँ लोग सवाल नहीं पूछते हैं, और मोदी जी भी कभी सवालों का उत्तर नहीं देते हैं, अगर सवाल पूछते भी हैं तो उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में देश के राष्ट्रपति को हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, उसको एक दिन छोड़ छोड़ करके प्रेस को एड्रेस करना पड़ता है, और प्रेस के सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसीलिए ट्रम्प साहब उनका 4 झूठ जब पकड़ा गया, तब वो 5वां झूठ बोलने लगे। ट्रम्प साहब इसके बाद बोले कि नहीं नहीं, एक्चुअली बात यह है ना कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था। सोच करके देखिए, 4 झूठ पकड़ा गया, अब 5वां झूठ बोल रहे हैं कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, और ये हम लोग पहले से समझ गए थे कि भाई हम लोग के ऊपर अगर हमला होगा तो हम लोग के ऊपर हमला होगा, उससे पहले हम उस पर हमला कर देंगे ताकि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। तो इसको लेकर के जो पेंटागन के अधिकारी है उनको लोगों ने पकड़ा। तो पेंटागन के अधिकारी ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई, उनका जो ये मंत्री है मार्क रूबियो, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, उस पर हमला होने वाला था। तो फिर बोला क्यों, आपने क्यों हमला किया? तब बोल रहे हैं कि एक्चुअली बात है कि इजराइल हमला करने वाला था ईरान पर। ये बोल रहे हैं कि इजराइल हमला करने वाले थे ईरान पर, और अगर इजराइल हमला ईरान पर कर देता तो ईरान उसको रिटेलिएट करने के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमला कर देता, इसीलिए हम लोगों ने ईरान पर हमला किया। देखिए क्या तर्क है, अगर कोई हमला करने वाला था तो इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था, तो रोकेंगे किसको? इजराइल को रोकना चाहिए कि भाई तुम उस पर क्यों हमला करने जा रहे हो, हमला नहीं करना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, इजराइल हमला करेगा, भविष्य की बात है, और ईरान इसके बदले में इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमला कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ईरान पर हमला कर दिया। मैंने कितना बचकाना तर्क और कितना बेहुदगी है कि इस तरह का तर्क दे करके एक संप्रभु राष्ट्र पर लोग बम बरसा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों को मार रहे हैं, खून बहा रहे हैं। क्या तर्क है? यह है अमेरिका, ठीक है।
इसीलिए अमेरिका के पास कोई तर्क, ना कोई आर्थिक, ना कोई सामरिक, ना कोई नैतिक, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है अमेरिका के पास कि वो ईरान पर हमला करे। यही बात है। फिर एक सवाल यहाँ ये बनता है, आखिर तक ये युद्ध हो क्यों रहा है? हाँ माने ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं, अमेरिकी सैन्य अधिकारी जो बोल रहे हैं, मीडिया में जो आ रहा है वो सब झूठ गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो अब जग जाहिर हो गया है, हास्यास्पद सी बात कर रहे हैं। क्यों हमला कर रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। देखिए, सन 1953 में ईरान में अमेरिका ने तख्ता पलट किया था। एक चुनी हुई सरकार, ईरान में उस समय डेमोक्रेसी हुआ करता था, तो ईरान में एक चुनी हुई सरकार, जिसमें ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो उनके प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक, इसकी सरकार को अमेरिका ने पलट दिया। एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अमेरिका ने गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि ईरान का जो तेल है, वो तेल कंपनी जो अमेरिकी कंपनी है, ईरान ने कहा कि भाई नहीं, हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। क्योंकि स्वाभाविक है, हमारा देश का तेल कोई विदेशी कंपनी आकर के ले जाए, ये हमारे अपने ऊपर है कि कोई विदेशी कंपनी के साथ हम डील करें या हम अपने देश की कंपनी को दें, क्योंकि हमारा देश की संपत्ति है। हम अपने देश की कंपनी को भी दे सकते हैं, विदेशी कंपनी को भी दे सकते हैं, ये हमारा देश तय करेगा, न कि कोई विदेश की ताकत तय करेगा। अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, तुम्हारा देश की कंपनी को देने से नहीं चलेगा, अमेरिकी कंपनी राज करेगा। मोहम्मद मोसादेक ने कहा कि नहीं, हम एकदम पूरी तरह से हम उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। तुरंत उसका तख्ता पलट कर दिया। और ये जो तख्ता पलटी किया, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने ये स्वीकार भी कर लिया कि हम ही लोगों ने तख्ता पलट किया। तो मोहम्मद मोसादेक को हटा करके जो अमेरिका के कठपुतली सरकार, उसके अपना एजेंट जो है वो है मोहम्मद रजा शाह। मोहम्मद रजा शाह जो है, ये अमेरिका के एकदम पिट्ठू जिसको कहा जाता है, उसको मोहम्मद रजा शाह पहलवी है ना, उनको वहां पर बैठा दिया। तो वो वहां पर कई सालों तक राज किया। ईरान के ऊपर में भयंकर उन्होंने आम जनता पर अत्याचार किया, जुल्म किया। इसी के खिलाफ में इस्लामिक क्रांति हुई 79 के आसपास। जो क्रांति हुई वो इस शाह जो राजा थे, माने उसको हटाने के लिए वो वहां पर जनता ने रिवोल्ट किया, ठीक है। और इसी में वो खामेनी वगैरह ये लोग आए। तो ये जो माने शाह का जो शासन था, ये शाह के शासन में अमेरिकी कंपनियों ने खूब लूटा ईरानी तेल को। लेकिन इस्लामिक क्रांति होने के बाद जो भी लोग शासन में आए, उन्होंने फिर से पुरानी जो नीति है उसको अपना करके चलने लगे कि भाई माने ईरान की जो संपत्ति, ईरान का जो तेल है, उस पर हम लोग का अधिकार होगा। इसी के लेकर के ही ईरान के साथ अमेरिका की ठन गई। अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। ईरान, दो चीज उन्होंने कहा ईरान ने कि हमारे यहां पर जो तेल है, हम जिसके साथ चाहे हम उसके साथ व्यापार करेंगे। जो देश हमें लाभजनक मूल्य पर हमसे तेल खरीदेगा, हम उसको तेल बेचेंगे। और अमेरिका की उस समय दादागिरी चलती थी पूरी दुनिया में कि जितने तेल उत्पादक देश हैं उसको अमेरिका डिक्टेट करता था कि भाई हम जिससे कहेंगे उसी से तुमको व्यापार करना पड़ेगा। जिस देश को हम मना करेंगे इसको तेल नहीं देना है, उसको नहीं देना है। ईरान ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो ऑयल का जो बिजनेस है, ऑयल का जो व्यापार है, वो डॉलर में होता है। ये अमेरिका का फरमान है कि भाई जो भी बिजनेस करना है वो डॉलर में बिजनेस करना है। बिना डॉलर का कोई तेल का बिजनेस नहीं होगा। तो ये जो डॉलर में बिजनेस करने का जो तरीका, जिसको पेट्रो डॉलर बोला जाता है, ये इस पर ईरान ने ऑब्जेक्शन किया। ईरान ने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, इंडियन रुपी में व्यापार करेंगे, चाइना के साथ व्यापार करेंगे, युआन में व्यापार करेंगे। ऐसा एक दो बार हुआ, जबकि ईरान ने भारत और चाइना के साथ ऐसा डील किया। इससे अमेरिका खफा हो गया। अमेरिका बोला कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम युआन में, इंडियन रुपी में या दूसरा कोई करेंसी में तेल का व्यापार नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर तेल का व्यापार अगर डॉलर के बदले दूसरे करेंसी से होने लगे
तो डॉलर का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में वो खत्म हो जाएगा। इसी के लिए ही अमेरिका ने एकदम ईरान के खिलाफ चला गया। ये जो वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, ये वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की जो सरकार थी या उसके पहले जो सरकार थी, ये लोगों ने क्या किया, अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां बोला कि भाई आप लोग अब जाइए, हम लोग अपने देश का तेल हम लोग अपने देश की कंपनियों को देंगे। सिमिलर चीज है, वही बात है, तेल को लेकर के ही मूल लड़ाई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के तेल है, हम लोग अपनी कंपनी से बिजनेस करेंगे, हमारे देश की कंपनी, देशी कंपनी को हम देंगे। कितना बड़ा अन्याय है कि अमेरिका डिक्टेट करे कि नहीं, देशी कंपनी को आप नहीं दे सकते, जो भी तेल में बिजनेस करेगा अमेरिकी कंपनी बिजनेस करेगा। उन्होंने इनकार किया तो मादुरो को देखिए वहां से रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से उठा करके ले आ गए। यही चीज वो ईरान के साथ करना चाहता है, लेकिन ईरान में तो उतना आसानी से कर नहीं पाएंगे कि रात के अंधेरे में जाएंगे और हेलीकॉप्टर से जा करके उठा करके ले आ जाएंगे। इसीलिए बड़े पैमाने पर युद्ध की घोषणा हो रही है। इसी बीच में 2-3 और घटना हुई जिससे अमेरिका और खफा हुआ। मूल रूप से ये बात कोई राजनीतिक माने प्रतिरक्षा सुरक्षा मिलिट्री से ज्यादा जो युद्ध का पीछे का कारण है वो है आर्थिक। वो सब भी कारण है, लेकिन आर्थिक कारण मूल रूप से कारण है इस युद्ध के पीछे। वो कारण है कि 2024 1 जनवरी को ईरान जो है वो ब्रिक्स में वो शामिल होता है। ब्रिक्स मतलब क्या है? ब्रिक्स मतलब होता है कि कुछ देशों का गठजोड़। ब्रिक्स मतलब BRICS। ब्रिक्स मतलब जहां पर ब्राजील, रशिया R से, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ कोरिया, इन देशों का आपस में व्यापारिक समझौता, इन देशों का आपस में समझौता, और इस समझौता के सहारे सभी देश एक दूसरे को मदद करेंगे आर्थिक और व्यापारिक मामलों में। इसके लिए ब्रिक्स बनाया गया। ब्रिक्स बनने के बाद ईरान 2024 में 1 जनवरी को ब्रिक्स में ज्वाइन करता है, और ईरान के ज्वाइन करते ही बहुत कुछ बदल गया। और उसके बाद ब्रिक्स ने एक के बाद एक कदम उठाने लगे अमेरिका के, माने अमेरिका का जो व्यापारिक हित है इसके खिलाफ में क्या क्या कदम उठाए। ब्रिक्स में यह निर्णय लिया गया कि अब से जो हमारा जो बिजनेस होगा, हम आपस में ब्रिक्स के अंतर्गत जो भी देश है वो हम लोग आपस का जो करेंसी है इस करेंसी में बिजनेस करेंगे। यानी इंडियन रुपए के बदले, ये स्थायी रूप से परमानेंटली ये होगा कि इंडियन रुपए के बदले ईरान हमको तेल देगा। उसी तरह से रशियन करेंसी के बदले में रशिया को देगा, चाइना को युआन के बदले में देगा। इस तरीके से एक समझौता हुआ। यह भी समझौता हुआ कि ब्रिक्स के लिए एक अलग करेंसी निकाला जाएगा, एक स्पेशल करेंसी ब्रिक्स देशों के लिए निकल, जैसे यूरो है यूरोप में, ठीक वैसे ही ब्रिक्स के लिए अलग करेंसी निकाला जाएगा जो कि बिजनेस में ईज पहुंचाएगा। ये तो डॉलर को चुनौती थी, ठीक है, लेकिन डॉलर को चुनौती मतलब क्या? हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी देश के साथ कुछ भी व्यापार करें। ये क्या दादागिरी है भाई, हमको डॉलर में ही बिजनेस करना है? इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अमेरिका की दादागिरी है कि भाई जो बिजनेस करना है डॉलर में ही करना होगा। इसी जगह में ब्रिक्स के साथ उसका विरोध होता है। ब्रिक्स में जैसे ईरान आ गया, अभी ब्रिक्स का सिनेरियो क्या है? ब्रिक्स में जो भी देश है उसमें देश पूरे दुनिया की 45% आबादी इसी ब्रिक्स के देशों में रहती है। इसी ब्रिक्स के देशों में लगभग 40% ऑयल, पूरे दुनिया का ऑयल इसी ब्रिक्स के देशों में पाए जाते हैं। इसी ब्रिक्स के देशों में दुनिया की जीडीपी का 30% जीडीपी मौजूद है, ठीक है, ब्रिक्स के देशों में। मात्र कुछ देशों का जो गठजोड़ है इसमें है, यानी बहुत पावरफुल है ब्रिक्स, और इससे अमेरिका घबरा रहा है। ब्रिक्स ने एक नया बैंकिंग सिस्टम तैयार किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने तैयार किया। इस बैंक का काम क्या है? इस बैंक का काम है कि सस्ते दर पर लोन देना। तो भारत में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत सारा लोन दिया, भारत में काम हो रहा है, लोन लेकर के कई जगह सड़क वगैरह जो बन रहा है, बहुत सारी चीजों में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को लोन दिया। तो भारत और बाकी तमाम देश इससे लोन ले रहे हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेना ये लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ईरान भी पहले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे, अब वहां से भी लोन लेना कम कर दिए। यानी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जो अमेरिका के इशारे पर चलता है उसको खुली चुनौती दे रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक,
ठीक है, तो अमेरिका को यहां भी चैलेंज मिलने लगा। तीसरा है कि ये देश मिल करके, खास करके ईरान, क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करने लगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में, कि भाई क्रिप्टो करेंसी में हमको पेमेंट करो, हम आपको तेल भेज देंगे। ठीक है, डॉलर को बाईपास करने के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी में भी ईरान बिजनेस करने लगा। इसके खिलाफ में अमेरिका ने उसको तमाम तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाया ईरान पर, कि भाई हम तुमको बिजनेस करने नहीं देंगे, तमाम तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। और ईरान को मजबूर कर दिया कि ईरान में ऐसी स्थिति बना दी कि ईरान अभी कहीं पर कोई देश को, जो भी देश के साथ उसका बनता था, उसी देश में अमेरिका ने तरह तरह से गतिरोध जारी कर दिया। ईरान उसके साथ बिजनेस नहीं कर सके। मतलब होता ना कि गांव में एक दबंग परिवार है कि भाई अगर आप मेरे सामने सर नहीं झुकाते हैं, जो पहले हमारे देश में जमींदारी में होता था कि भाई आपका सर मेरे पैर में अगर नहीं रखिएगा तो गांव में आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। गांव में आपको तालाब से, जो कुआं है वहां से पानी लेने नहीं देंगे, आपके पशु को आपको चारागाह में ले जाने नहीं देंगे। माने एक तरह से आपको हर चीज से वंचित कर देंगे। वही चीज ईरान के साथ किया, और ईरान इसके खिलाफ में हर मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके खिलाफ में विरोध करता आया है, लेकिन अमेरिका उसका एक नहीं सुना। ठीक है, लेकिन फिर भी ईरान कभी भी इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ हम हमला कर देंगे, हम इसके खिलाफ हम कुछ खून बहा देंगे, ऐसा ईरान ने एक बार भी नहीं किया। लेकिन किया अमेरिका ने। अमेरिका पिछले कुछ सालों में आप लोग जानते हैं कि ईरान में कई बार हमला हुआ। एक बार इजराइल ने हमला किया, एक बार अमेरिका ने हमला किया। कई कई कारण दिखा करके ईरान पर हमला किया। जब देखा कि ईरान ब्रिक्स में आ गया है, अब ईरान को बहुत हद तक रोका नहीं जा सकेगा, तब ईरान पर ये लोगों ने हमला करना शुरू किया। ईरान में कासिम सुलेमानी, जो अभी जो मारा गया है, खामेनेई, उसके बाद दूसरा नंबर का व्यक्ति था कासिम सुलेमानी। बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे ईरान में, और मिलिट्री कमांडर भी थे, और लोग बहुत मानते थे उनको, बहुत इज्जत करते थे। अमेरिका ने वो एयरपोर्ट से निकलते समय, इराक में वो आए थे, इराक में वहां से एयरपोर्ट से जब निकल रहे थे, अचानक एक ड्रोन हमला होता है, और ड्रोन से बम गिराए जाते हैं, और उसमें कासिम सुलेमानी और कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे जाते हैं। पहले तो अमेरिका स्वीकार करता है कि नहीं, इसमें हमारा हाथ नहीं है, और ट्रम्प तो बड़बोला है ही। ट्रम्प तुरंत आके बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो हमारा ही हाथ है, वो मैंने ही ऑर्डर दिया था कासिम सुलेमानी को मारने के लिए। भाई क्यों आपने मारा? जब सवाल पूछा गया कासिम सुलेमानी को, क्यों आपने हत्या की, बोले नहीं नहीं, वो अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बना रहा था, इसीलिए हम लोगों ने मार दिया। तो लोग पेंटागन के पास पहुंचे, सीआईए के पास पहुंचे, भाई क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई इंटेल था कि कासिम सुलेमानी ऐसा कोई प्लानिंग बना रहा था? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई इंटेल हमारे पास नहीं था। यानी एक झूठ बोल करके आप कासिम सुलेमानी जैसे इतना रिस्पेक्टेड ईरान में जो लीडर है, उसको आपने मौत के घाट उतार दिया, और एक के बाद ईरान पर वो हमला कर रहे हैं। इस बार भी ईरान पर एक तरफा अमेरिका ने हमला किया। उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको जो भी बिजनेस करना है तेल का, वो डॉलर में बिजनेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ईरान को वो वश में लाने के लिए हर तरीके से उसकी घेराबंदी कर रहे हैं, और जब घेराबंदी से कुछ काम नहीं हो रहा है, तब ईरान को वो बम मार के, खून बहा करके, उसका तख्ता पलट करके, रेजिम चेंज करके वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रेजिम चेंज करने की बात आ रही है, क्यों ये रेजिम चेंज करने की बात हो रही है? क्योंकि जो मैंने जो कहा ना, जो शाह को बैठाए थे, उसी शाह को, वो उसके बेटा को फिर से वो गद्दी में बैठाना चाहते हैं। वो बैठेगा तो सारे अमेरिकी कंपनियों को फिर से बोलेंगे भाई ईरानी तेल सब आप अमेरिकी कंपनी को हम सौंप दे रहे हैं। अमेरिका यही देखना चाहता है, इसी के लिए ही वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इतने लोगों का, इतना बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। यही बात है। हाँ, तो सर आपने यहाँ पे देशों के बारे में बात की है, इनका क्या रोल है, और साथ साथ में हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया का क्या रोल है, वो किसके पक्ष में इस समय? लग रहा बातों से तो ईरान के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन ईरान के पक्ष में कैसे होगा? इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्र है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो एकदम खुले तौर पर ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। वो हमेशा से दुश्मन रहा है इंडिया का।
और इधर इजराइल जो है हमेशा इंडिया को मदद करता रहा है, हथियार देता रहा है, दोस्त बन करके रहा है, तब तो इसके साथ होना ही लाजमी है। पर बातों से थोड़ा लग रहा है इस देशों के साथ है अगर, तब तो ईरान के साथ होना चाहिए। आखिरकार ये मसला कैसे सॉल्व हुआ ये बताइए। देखिए, हम अगर भारत की बात करें तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि भारत को किसके पक्ष में जाना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए, भारत का रुख क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए, भारत को किस पक्ष में जाकर के फायदा होगा ये सोचने से पहले ये मॉरल ग्राउंड पर सोचना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले ये चीज, हम मुझे क्या फायदा होगा, वो जो लोग सोच करके कुछ निर्णय लेते हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो हम बीच में गए हैं और हम उसका झगड़ा लड़ाई सुन रहे हैं, हम किसका साथ देंगे? जो गलत है हम उसका विरोध करेंगे, जो सही है उसका साथ देंगे, न कि हम पहले देखेंगे अच्छा इसके साथ अगर गलत भी होगा तो हम इसका साथ देने से हमको फायदा होगा। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। भारत जैसे देश को तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा से वो सत्य का माने पुजारी रहा है। इस देश में हर चीज को इस बिना पर जज किया जाता है कि सत्य के पक्ष में कौन है। आप अगर हमारे देश की परंपरा को देखिएगा, आज रामायण लोग घर घर में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि राम सत्य के पक्ष में थे, उसके पास सेना नहीं थी, कुछ नहीं था उसके पास, दो वनवासी घूम रहे हैं और रावण सोना का लंका, इतना विशाल सेना, इंद्र को परास्त करने वाला, लेकिन हमारा जो सेंटिमेंट है वो राम के पक्ष में जाता है, क्योंकि वो सही है, वो सत्य के पक्ष में है। पांडव और कौरव, महाभारत का युद्ध, हम पांडवों के पक्ष में हैं। क्यों पांडवों के पक्ष में है? क्योंकि वो सत्य के पक्ष में है। उसके पक्ष में इतने बड़े बड़े सब सेनानायक, कौन नहीं है कौरवों के पक्ष में? सेना भी उससे लगभग दुगुना सेना, और उसके साथ साथ भीष्म और तमाम द्रोण जैसे बड़े बड़े महारथी, लेकिन हम पांडवों के पक्ष में हैं। कमजोर है लेकिन हम उसके पक्ष में जाएंगे। यही हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से भी हम देखें कि हमें किसके साथ फायदा है, तो फायदा भी हमें अमेरिका के साथ जाने से फायदा नहीं है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है, सीधी सी बात है। अमेरिका के साथ जिन्होंने दिया है, ईरान और इराक युद्ध में अमेरिका इराक के साथ दिया था, इराक का सारा कुछ भेद जान गया और उसी इराक पर हमला किया। ठीक है ना? अफगानिस्तान और रूस के युद्ध में अमेरिका अफगानिस्तान का साथ दिया, ठीक है, और फिर उसी अफगानिस्तान पर अमेरिका हमला किया। भारत, जो कि मोदी जी माने इतना उनका गुणगान करते हैं ट्रंप के बारे में, हमारे यहां पर ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजन सब कुछ किया गया, वही ट्रंप इंडिया पर 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। इंडिया को बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम इसको व्यापारिक रूप से हम पंगु बना देंगे। क्या क्या नहीं बोल करके उन्होंने बेइज्जत किया हमारे देश को, पाकिस्तान के समकक्ष बैठा दिया। आसिम मुनीर जैसे बने आतंकी जो मिलिट्री जनरल है, उसको बोल रहे हैं कि महान जनरल है, उसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। पाकिस्तान जैसा देश को हमारे बराबर में लाके खड़ा कर दिया, जो हम उसका हवन पूजन करके उसको जिताए, ऐसा ही सब लोग बोल रहे हैं। तो ये स्थिति बना दिया भारत का, तो हम उस पर कोई विश्वसनीय साथी है वो, पहली बात है। दूसरी बात है कि व्यापारिक मामलों में भी हम ब्रिक्स के देशों में अगर देखें तो हमें कौन तेल दे रहा है, हमें सस्ते दाम पर इंडियन रुपीज में कौन तेल दे रहा है? ईरान दे रहा है। भारत में संकट के समय, जब 2008 में जो भारत में आर्थिक संकट दिखा था, उस समय कौन भारत का साथ दिया? कौन इंडियन रुपी में तेल दिया? जब हमारे पास डॉलर का संकट हो गया था, ईरान ने दिया। ठीक है, देखिए, ईरान के साथ भारत का एक व्यापारिक समझौता हुआ। उस समझौता में भारत ने चाबहार जो मैंने पोर्ट है वहां का जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह में भारत को ठेका मिला, ईरान ने दिया कॉन्ट्रैक्ट, कई $100 का, कई लाख डॉलर का वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भारत वहां पर उस पोर्ट को बनाएगा, डेवलप करेगा और वहां से अपना बिजनेस भी करेगा। ये भारत के लिए इतना सुविधाजनक हुआ, ये चाबहार पोर्ट का जो डील है,
क्योंकि भारत अगर मिडिल ईस्ट में पहुंचना चाहता है, मिडिल ईस्ट के साथ माने जो मध्य एशिया के साथ जो उसका बिजनेस है, यहां तक कि रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इसके साथ भी जो भारत का व्यापार है, उसका जो रूट है वो रूट है पाकिस्तान के थ्रू। बिना पाकिस्तान से वो गुजरे, वो उन देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, और पाकिस्तान भारत को रास्ता दे नहीं रहा। तो भारत को वो सुएज कैनल से, अगर मैप होता तो आप लोगों को समझा पाते, भारत को सुएज कैनल से घूम करके बिजनेस करना पड़ता है। माने उसका भारत जो 30% दाम ऐसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा रूट घूम करके जाना पड़ता है। ईरान ने चाबहार पोर्ट को भारत को दे दिया कि भाई आप यहां बिजनेस करो, यानी हमें समुद्री रास्ते से एकदम शॉर्टकट रूट मिल गया। अब हम पूरे मध्य एशिया के साथ, रूस के साथ, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सबके साथ हम बिजनेस जो है, यहां तक यूरोप के साथ भी बिजनेस के लिए हमारे पास अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शॉर्टेस्ट रूट है। ईरान ने हमारे साथ डील किया और हम ईरान को अब दुश्मन बना दिए। अब वो चाबहार या पोर्ट अगर हमें नहीं दे, ये डील कैंसिल कर दे, तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे। हमारा तो पूरा जो व्यापार जो है वो ठप पड़ जाएगा, पूरे इस जगह में फिर से वही हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ईरान जो है, ईरान जो है वो संकट के समय हमेशा हमारा साथ दिया है। देखिए, जब 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो ईरान ने हमारा साथ दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका भाषण हुआ था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और कारगिल और इसका जो पूरा क्षेत्र जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को इमीडिएट यहां से छोड़ करके पीछे हटना चाहिए। ठीक है, ये ईरान वहां पर बयान दिया था। 1994 में पाकिस्तान ने मानवाधिकार कमीशन, ह्यूमन राइट जो कमीशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वहां पर उन्होंने एक दस्तावेज लाया। उन्होंने एक वहां पर शिकायत की कि भारत में कश्मीर में जो है मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाया जाए। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल सही, कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है और इमीडिएट भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगना चाहिए। ये लगभग पास हो गया था और अरब मुल्कों ने भी इसमें पाकिस्तान का साथ दिया था। सिर्फ एक ईरान जो था वो एक्सेप्शन था। ईरान ने भारत का साथ दिया। ईरान बोला कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ईरान का विरोध के वजह से, और ईरान ने बाकी कुछ सऊदी अरब देशों से भी उन्होंने ईरान में बातचीत की, पहल की, जिससे ये जो प्रस्ताव था पाकिस्तान का ये ड्रॉप हो गया और इसमें रूस इंडिया का साथ दिया, यानी रूस और ईरान इंडिया का साथ दिया। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 71 का युद्ध में जो है ईरान जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था। ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 71 का युद्ध में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन कौन साथ दिया था ये पहले समझना होगा। साथ दिया तो वही शाह, जो शाह को बैठाया था अमेरिका, यानी वो अमेरिका का पिट्ठू, अमेरिका का दलाल था। जो मोसादेक को हटा करके अमेरिका ने उसको बैठाया था, यानी वो अमेरिका के इशारे पर चलने वाला व्यक्ति था। तो वो जो शाह था वो अमेरिका के कहने, चूंकि अमेरिका 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ था और इसीलिए जो शाह है, ईरान का शाह, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन 79 के बाद ये स्थिति बदलने लगी। 79 के बाद स्थिति बदलने लगी। ईरान का झुकाव धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगा। ब्रिक्स में उसका शामिल होना ये एक बहुत बड़ी घटना थी और भारत के साथ उसकी जो नजदीकी है वो लगातार और बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, तो भारत के संकट के समय कौन साथ दिया भारत को? रूस ने साथ दिया। रूस भारत का अभिन्न मित्र है। बांग्लादेश का युद्ध बोलिए, कश्मीर को भारत अंतर्भुक्ति का मामला बोलिए, हर मामले में अमेरिका भारत का विरोध किया। अमेरिका ने कहा था कश्मीर भारत से अलग होना चाहिए। रूस ने भारत का साथ दिया और भारत के पक्ष में मतदान किया कि कश्मीर भारत में शामिल होना चाहिए। 71 के युद्ध में भारतीय सेना को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेजा था कि भाई भारतीय सेना को हम बांग्लादेश में घुसने नहीं देंगे, और बोले थे कि हम भारत पर हमला करने जा रहे हैं। तो रूस ने धमकी दिया अमेरिका को, उस समय समाजवादी शासन व्यवस्था थी, धमकी दिया कि हम लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अपनी जहाजी बेड़ा को वापस घुमाओ, नहीं तो हम जहाजी बेड़ा पर हमला करने जा रहे हैं। रूस ने कहा था। अमेरिका डर करके वहीं से भाग गया और बांग्लादेश लिबरेटेड हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ। ये तो इतिहास है। और हम अपने दोस्तों को खो रहे हैं, हमारे मित्रों को खो रहे हैं। हमारे देश का जितना डिफेंस डील है सबके सब हम रूस के साथ कर रहे हैं।
रूस से हम तेल, माने संकट के समय रूस हमें सस्ते दाम पर तेल दे रहा है, इसीलिए भारत इतना मंदी के समय भी भारत टिका रहा। यही अगर तेल का दाम अगर 200-250 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा तो भारत की अर्थनीति चरमरा जाएगी। भारत के हित में है कि जो खाड़ी के देशों में शांति बना रहे, ये भारत के हित में है। लेकिन अमेरिका के हित में है कि वहां पर लड़ाई युद्ध चलता रहे, क्योंकि उसका जो कंपनियां हैं, जो मिलिट्री साजो सामान बनाने वाली कंपनी है, वो अपना हथियार बेचना है उसको, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है ईरान के तेल पर कब्जा भी करना है। भारत को तो ईरान के तेल पर कब्जा भी नहीं करना है और ना यहां से हथियार वहां बेचना है। तो भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए हम बिजनेस सही तरीके से कर सके, वहां से हमको सस्ते दाम पर तेल मिल सके। लेकिन भारत क्या कर रहा है? वो अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया। आश्चर्य की बात है, मैंने कितना शर्मनाक बात है, कल अमेरिकी अधिकारियों ने बयान दिया भारत को कि हम लोग भारत को 30 दिन के लिए हम लोग छूट दे रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर संकट चल रहा है, कि भारत 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीद सकता है। लग रहा है कि हम लोग कोई गुलाम है। बोले अच्छा चलो चलो, तुम लोग को 30 दिन के लिए छूट दे रहे हैं, तुम लोग तेल खरीद लो। ये कोई तर्क हुआ? ये कोई मतलब हुआ इसका? कोई मतलब नहीं इसका, कोई तुक नहीं है कि भाई एक संप्रभु राष्ट्र को कोई धमकी दे रहा है। हमारे देश में हम लोग ने जिस जहाज को बुलाया, ईरान को हम लोगों ने बुलाया था, जो ईरानी जहाज को जो माने हमारे देश के माने पोर्ट के सामने हमारे जल सीमा से थोड़ा सा आगे में उसको डुबो दिया, वो जहाज ईरान को हम लोगों ने न्योता दिया था, वो हमारे बुलावे पर वो आए थे। और आपके घर में कोई माने आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपके घर में घुस करके कोई आपको मेहमान की हत्या कर देते हैं, आप बोलेंगे नहीं कि ये गलत है? हम इतना दूर तक भी नहीं बोल सके कि वो गलत है या उससे सहानुभूति हम रखते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे करके उस जहाज को डुबो दिया गया। लगभग 85 से लेकर 100 तक वहां पर उसके जो नाविक थे वो मारे गए। और अमेरिका ने कितना क्रूर तरीके से बिहेव किया। हिटलर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो टॉर्पेडो से हमला करते थे जहाज पर, जो नाविक गिर जाते थे उसके बाद, तो उसे बंदी बना लेते थे जाकर के। यहां पर बंदी नहीं बनाया गया, उसको छोड़ दिया गया। अमेरिका अधिकारियों ने कहा कि हम लोग चाहते थे वो लोग को बचा सकते थे, हम लोग जानबूझ करके छोड़ दिया मरने के लिए, तो मरो तुम लोग वहां पर। और वो मर गए, वो वहां समुद्र में वो तैरते तैरते उसके बाद वो मर गए। और कुछ को श्रीलंका ने बचाया। हम तो श्रीलंका को अप्रिशिएट करेंगे, एक छोटा सा देश, वो अमेरिकी धमकियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेका, उन्होंने कुछ लोगों को मानवता के लिए बचा करके ले आए। इंडिया क्या कर, भारत क्या कर रहा है? हम विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, हम लोग दावा कर रहे हैं। ये गांधी का देश है, ये महात्मा, ये बुद्ध का देश है। हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं और आज हम लोग युद्ध के पक्ष में आज हम लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज हम अमेरिका के पास हम लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो लोग दूसरे देशों में घुस करके खून बहा रहे हैं, हम उसके पक्ष में हम खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम उसके लिए हम अपने मतलब सारा समर्थन दे रहे हैं। और ईरान के लिए हम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो ईरान हमें हमेशा हर संकट के घड़ी में हमको साथ दिया, ये कहीं से भी मान्य नहीं है। काफी देर हो गई है, आखिरी सवाल लेते हैं कि युद्ध तो कोई मसले का हल नहीं है, ये खुद में ही एक मसला है। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा? एक देश दूसरा देश को आक्रमण करेगा, दूसरा देश तीसरा देश को आक्रमण करेगा, क्या युद्ध हमेशा चलेगा? ना कभी एक ऐसा दिन आएगा, कभी एक ऐसा सवेरा होगा जहां कभी युद्ध ना होगा? देखिए, इसके लिए जरूरी है कि जो साम्राज्यवादी देश है, जो एक महान लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद जो है वो युद्ध को जन्म देता है। क्योंकि युद्ध जो है ना, वो एक इकोनॉमी है। युद्ध ऐसा नहीं है कि जैसे मोहल्ले में लड़ाई होती है कि भाई उसको उसके साथ थोड़ा सा तनातनी हो गई, चलो हम इसके साथ लड़ लेते हैं। आज दोनों देशों के बीच में युद्ध ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, ये जो युद्ध है, ये युद्ध उसके पीछे मेनली कारण हो उसकी इकोनॉमी। ठीक है, आज एक नोम चॉम्स्की, एक अमेरिका के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा कि अगर एक महीने के लिए पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर दिया जाए, अमेरिकी अर्थनीति चरमरा करके खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि अमेरिकी अर्थनीति जो है युद्ध पर टिका हुआ है। कैसे? क्योंकि अमेरिका जितने कंपनी है, जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ऐसे कई कंपनी है जो कि बड़े बड़े फाइटर प्लेन बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, ये सब, और दूसरे देशों में वो निर्यात करते हैं। तो उन कंपनियों के हित में है कि पूरी दुनिया में युद्ध बना रहे, कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे।
और उसका साजो सामान भी बिकता रहे। खाली युद्ध का सामान नहीं, उसके साथ साथ जैसे वार का जीप है, माने जो सेना के लिए जीप है, सेना के लिए कपड़े हैं, बहुत सारी चीज तो लगती है ना एक सेना को। तो मिलिट्री बजट जैसे जैसे हर देश, देखिए अभी हर देश का मिलिट्री बजट बढ़ रहा है। ये मिलिट्री बजट बढ़ करके कहाँ जा रहा है? अमेरिका के पास जा रहा है। सब अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। तो ये अमेरिका के हित में है कि मिलिट्री बजट बढ़े और वो सारा पैसा उसके पास में जाए। अमेरिका की अर्थनीति उसी में बची हुई है। दूसरी बात है कि जैसे कोई देश को तबाह कर दे युद्ध में, उसके बाद उस देश को रिकॉन्स्ट्रक्शन करने का जो ठेका है वो भी अमेरिकी कंपनियों को मिलेगा या उसके जो सहयोगी कंपनी है उसको मिलेगा। वो जाकर के वहां पहले बम मार के सब तबाह करेंगे, फिर वहां रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग बनाने का, ऑफिस बनाने का, फिर से ब्रिज बनाने का सारा ठेका इन कंपनियों को मिलेगा। उनके जो स्टील इंडस्ट्री है उनको लोहा का छड़ बनाने का ऑर्डर मिलेगा कि भाई यहाँ ब्रिज बनाना, इतना सारा ब्रिज को तो उसने तहस नहस कर दिया, तो छड़ बनाने का नया ऑर्डर मिलेगा। ये है वार इकोनॉमी, ठीक है ना। ये वार इकोनॉमी लेकर के अमेरिका चल रहा है। कई साम्राज्यवादी देश यही चाहता है कि दुनिया में युद्ध बना रहे। इसीलिए ये जो साम्राज्यवाद है इसको जब तक हम परास्त नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में साम्यवाद नहीं लेकर के आएंगे, साम्यवादी व्यवस्था नहीं लेकर के आएंगे, जब हम दुनिया में इन साम्राज्यवादी मुल्कों को, साम्राज्यवादी अर्थनीति को परास्त नहीं कर सकेंगे, तब तक युद्ध की संभावना बनी रहेगी। संभावना क्या, युद्ध की निश्चितता बनी रहेगी। युद्ध होगा ही, अनिवार्यता उसकी बनी रहेगी। जब तक साम्राज्यवाद रहेगा युद्ध होता रहेगा। इसीलिए साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का अंत करना है और पूरी दुनिया में एक साम्यवादी व्यवस्था कायम करनी है। यही एकमात्र गारंटी है पूरी दुनिया से युद्ध को समाप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर कुछ अगर सवाल आएंगे जरूर इस चर्चा के बाद, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, तो नेक्स्ट सेशन में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।